हमें पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड की हाल ही में प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। इसी दौरान हम ये भी जान पाते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल सियोन की तरह ही दिखता था जिसे हमने साल 1998 में देखा था। लेकिन जुनही के बॉयफ्रेंड का नाम कुई यंजन होता है। जुनही यंजन को याद करके दुखी होकर रोने लगती है और हमें पता चलता है कि जुनही यंजन से बहुत प्यार करती थी। अब जुनही चर्च से वापस अपने घर आती है और उस गिफ्ट को देखने लगती है जो यंजन ने उसे पिछले साल उसके बर्थडे पर दिया था। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि उस दिन जुनही ने यंजन को अपने यूएस जाने वाली बात बताई थी और इस पर यंजन ने जुनही से कहा था कि तुम वहां मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना एक हफ्ता भी नहीं रह सकता, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन जुनही ने अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए यूएस जाने की ठान ली थी और उसने यंजन की बात भी नहीं मानी थी। यहाँ अब जुनही अपनी पुरानी गलती को सोचकर दुखी हो जाती है और सोचती है कि अगर मैं उस दिन यंजन की बात मान लेती और उसे छोड़कर नहीं जाती तो शायद उसकी जान बच जाती। अब जुनही उसी बॉक्स को देखने लगती है जो यंजन ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। यहाँ जुनही को उस बॉक्स में छुपी हुई एक रिंग मिलती है। ये देखकर जुनही काफी रोने लगती है और उसे समझ आता है कि उस दिन वो यंजन उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला था। खैर अब अगले दिन जुनही अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसके अंदर कोई उसे बर्थडे विश करता है और ये देखकर जुनही को अपने बॉयफ्रेंड यंजन की याद आने लगती है क्योंकि बस यंजन ही था जो कि उसे इस तरह बर्थडे विश करता था। जुनही ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड उसके पास एक फूलों की बकेट लेकर आती है और जुनही को बताती है कि ये किसी अनजान आदमी ने तुम्हारे लिए भेजा है। जुनही अपने ऑफिस के स्टाफ से उस आदमी का पता करने की कोशिश करती है जिसने वो बकेट भेजा, लेकिन जुनही को उस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। फिर जुनही के पास कोई यंजन के दोस्त चनियंग की कॉल आती है और चनियंग उसे मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ वो जुनही को यंजन की बनाई हुई एक पेंटिंग देता है जिसे यंजन काफी पसंद करता था। जुनही उस पेंटिंग को देखती है और याद करती है कि जब यंजन ने उसे ये पेंटिंग दिखाई थी तो तब यंजन ने उसे बताया था कि इस पेंटिंग में जो लड़की दिख रही है वो मेरी दोस्त है। अब जुनही चनियंग से इस पेंटिंग में बनी हुई इस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन इस लड़की के बारे में चनियंग को भी कुछ भी पता नहीं होता। अब इसके बाद जुनही को यंजन की याद आने लगती है और वो यंजन के पुराने नंबर पर कई सारे मैसेज करती है। तभी उसके पास इंस्टाग्राम पर एक फोटो आती है जो कि उन्हीं तीनों लोगों की होती है जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में साल 1998 में देखा था, यानी कि मिंजू, सियोन और इंजू। जुनही को उस फोटो को देखकर कुछ भी समझ नहीं आता और वो जब उस फोटो में सियोन को देखती है तो उसे लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड यंजन है। इसके बाद जुनही उसी इंसान को मैसेज करती है जिसने उसे ये फोटो भेजी थी और जुनही उस इंसान को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन वो आदमी जिसने जुनही को ये फोटो भेजी वो अब उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब जुनही अपने दोस्तों को वो फोटो दिखाती है और फिर उसका एक दोस्त फोटो की जानकारी निकालता है और जुनही को बताता है कि ये फोटो साल 2008 में एक वेबसाइट पर पोस्ट की गई थी, लेकिन वो वेबसाइट अब बंद हो चुकी है। इस तरफ साल 1998 में हम फिर से मिंजू को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में होती है। तभी उसके पास सियोन आता है और मिंजू से कहता है कि इंजू तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर इंजू मिंजू को देखकर काफी नर्वस हो जाता है और उससे कुछ भी नहीं कह पाता। इसके बाद मिंजू स्कूल में चल रही लड़कियों की रेस में भाग लेती है और फिर सियोन और इंजू दोनों मिलकर मिंजू को सपोर्ट करते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। मिंजू सियोन को अपने लिए तालियां बजाता हुआ देखकर काफी खुश होती है और सोचती है कि सियोन भी उसे पसंद करता है। यही इंजू की क्लास का एक लड़का मिंजू के बारे में गलत बातें करने लगता है जिससे अब इंजू को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के से लड़ाई करने लगता है। तभी यहाँ पर इनके सर आते हैं और दोनों को शांत करा देते हैं। लेकिन फिर जब सियोन क्लास में जाता है तो तब यहाँ पर वही लड़का इंजियो के बारे में गलत बातें बोलने लगता है और ये सुनकर सियोन को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को काफी बुरा मारता है। उसे फाइट करता हुआ देखकर क्लास में बैठी हुई एक लड़की दायोन सियोन पर फिदा हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। कहानी वापस साल 2023 में आती है और हम फिर से जुनही को देखते हैं जो अभी भी उसी फोटो को देख रही होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये फोटो उसे किसने और क्यों भेजी है। यही जुनही की फ्रेंड जुनही को बताती है कि मैंने पता किया है कि ये फोटो जिस शॉप के बाहर की है वो शॉप तो अब बंद हो चुकी है, लेकिन अब इसका मालिक एक कैफे चलाता है, हम दोनों काम के बाद वहीं चलेंगे। इस तरफ स्कूल से घर वापस जाते समय मिंजू इंजू से पूछती है कि तुम्हारी सियोन से दोस्ती कैसे हुई। इस पर इंजू मिंजू को बताता है कि मुझे एक कान से सुनाई नहीं देता और इसी वजह से मैं ये सुनने वाली मशीन पहनता हूँ, लेकिन जब मैं बचपन में ये पहनता था तो सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते थे और कोई भी बच्चा मुझसे बात नहीं करता था। मगर फिर एक दिन जब सियोन ने मुझे अकेले बैठा देखा तो वो मेरे साथ खेलने लगा और फिर हमारी दोस्ती हो गई और उस दिन से ही जब भी कोई बच्चा मुझे चिढ़ाता या फिर परेशान करता है तो सियोन उसे पीट देता है। यहाँ अब इंजू भी मिंजू से अपना और सियोन का दोस्त बनने के लिए बोलता है और मिंजू भी खुशी से इनकी दोस्त बन जाती है। इस तरफ जुनी अपने दोस्त के साथ उसी कैफे में जाती है जिसके मालिक की पिछली दुकान के पास वो फोटो ली गई थी, लेकिन जुनी और उसकी दोस्त को ये कैफे बंद मिलता है। इसके बाद जब जुनी वापस अपने घर जा रही होती है तो तभी उसे रास्ते में योंजन दिखाई देता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। जुनी योंजन को देखकर तुरंत ही उसके पास जाने लगती है, लेकिन इतनी देर में योंजन भी जुनी को देख लेता है और वो उसे देखकर छुप जाता है। अब योंजन ऐसा क्यों कर रहा है ये कहानी में हम आगे जानेंगे। खैर अब यहीं पर जुनही को ऐसा लगता है कि उसने कोई यंजन को नहीं देखा और उसे कोई भ्रम हुआ होगा, इसीलिए वो अपने घर वापस आ जाती है और यंजन को याद करके बहुत रोने लगती है। इस तरफ पास्ट में मिंजू ये सोचकर काफी खुश होती है कि अब वो सियोन की दोस्त बन चुकी है। तभी उसे उसके मॉम डैड की लड़ाइयों की आवाज आने लगती है और ये सुनकर मिंजू अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने मॉम डैड को लड़ाई करते हुए देखती है। वो दोनों जल्दी ही डाइवोर्स लेने वाले थे और वो दोनों ही मिंजू के भाई की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। उन दोनों में से किसी को भी मिंजू की चिंता नहीं थी और दोनों में से कोई भी मिंजू को अपने पास नहीं रखना चाहता था। ये देखकर मिंजू को गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है कि आप दोनों बस मेरे भाई की फिक्र करते हो और आप कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचते, आपके डाइवोर्स के बाद मेरा क्या होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मिंजू के मॉम डैड मिंजू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। अब यहाँ मिंजू गुस्से में अपने घर से बाहर चली जाती है और एक पार्क में बैठकर रोने लगती है।
लेकिन तभी यहाँ पर सियोन आता है और वो मिंजू को रोता हुआ देखता है तो उसे कहता है कि क्या हुआ, लेकिन मिंजू उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर सियोन मिंजू से कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि तुम क्यों रो रही हो तो मैं भी तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगा। ये सुनकर मिंजू सियोन को बताती है कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। ये सुनने के बाद सियोन भी मिंजू को अपना एक सीक्रेट बताता है और वो कहता है कि मैं जल्दी ही ये शहर छोड़कर यूएस जा रहा हूँ। साथ ही सियोन मिंजू से कहता है कि ये बात अभी तक मेरे दोस्त इंजू को पता नहीं है और अगर उसे ये बात पता चल गई तो वो दुखी हो जाएगा, इसलिए तुम उसे ये बात मत बताना। अब यहाँ पर सियोन मिंजू से कहता है कि तुम इंजू की बेस्ट फ्रेंड बन जाओ ताकि मेरे जाने के बाद वो अकेला ना हो जाए और उदास ना रहने लगे। मिंजू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर अगले दिन जब मिंजू अपने अंकल की शॉप पर काम कर रही होती है तो तभी उसे वो टेप मिलती है जिसे सियोन ने बुक किया था। इसके बाद मिंजू उस टेप को अपने पास ही रख लेती है और अगले दिन सियोन को स्कूल में वो टेप देने जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियां सियोन को खेलता हुआ देखकर उसे चेयर कर रही हैं। ये देखकर मिंजू दुखी हो जाती है क्योंकि वो सियोन से प्यार करती थी। अब मिंजू उस टेप को सियोन को बिना दिए ही वापस जाने लगती है। तभी यहाँ पर उसके पास सियोन और इंजू आते हैं और वो मिंजू से बात करने लगते हैं। इससे मिंजू फिर से खुश हो जाती है। वहीं फ्यूचर में जुनी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तभी उसके पास एक पार्सल आता है जिसे किसी अनजान आदमी ने जुनी के पास भेजा था। यही जुनी की फ्रेंड उसे ये भी बताती है कि आज वो कैफे खुला हुआ है, आज हम वहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद मिंजू और उसकी फ्रेंड उसी कैफे में जाती हैं। यहाँ वो कैफे के मालिक से मिलती हैं और हम देखते हैं कि ये कैफे के मालिक मिंजू के अंकल हैं जिनकी शॉप पर साल 1998 में मिंजू काम कर रही है। इनका नाम चिवोन होता है। चिवोन जुनी को देखकर हैरान रह जाते हैं और उसे अपनी भतीजी मिंजू समझने लगते हैं। लेकिन जुनी कहती है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम जुनी है। यहाँ जुनी चिवोन को उस फोटो को दिखाती है और वो फोटो देखकर चिवोन जुनी को बताते हैं कि इस फोटो में दिख रही लड़की मेरी भतीजी मिंजू है। जुनी पूछती है कि क्या हम इस लड़की से मिल सकते हैं। इस पर मिंजू के अंकल उदास हो जाते हैं और जुनी को बताते हैं कि मेरी भतीजी 1998 में ही मर चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिंजू जल्दी ही 1998 में मरने वाली है। खैर अब यहीं पर जुनी उसी लड़के सियोन के बारे में पूछती है जो कि उसे योंजन लग रहा है। इस पर चिवोन जुनी को बताते हैं कि ये लड़का मिंजू का दोस्त था और मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से उन्हीं तीनों को देखते हैं। यहाँ सियोन और इंजियो मिंजू को उसके बर्थडे पर सरप्राइज देते हैं और एक पार्क में बैठकर वो तीनों पार्टी करने लगते हैं। यहाँ इंजियो मिंजू को एक टेप रिकॉर्डर गिफ्ट करता है और वो मिंजू को काफी पसंद आता है। अब तभी सियोन मिंजू से बात करता है और उसके बात करने से मिंजू शर्माने लगती है। ये देखकर इंजू समझ जाता है कि मिंजू उससे नहीं बल्कि सियोन से प्यार करने लगी है। ये समझने के बाद इंजू अब बहाना बनाता है और मिंजू और सियोन को अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर सियोन मिंजू को उसके घर तक छोड़ने जाता है। यहाँ मिंजू सियोन को उसकी बुक की हुई वही टेप देती है और सियोन से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन ये बात सुनकर सियोन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो मिंजू को पसंद नहीं करता था। वो मिंजू से कहता है कि हम बस दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। सियोन का ये जवाब सुनकर मिंजू रोने लगती है। इस तरफ फ्यूचर में अब जुनी ये समझ जाती है कि जब 1998 में ही मिंजू की मौत हो चुकी है तो तब ये लड़का जो कि उसके साथ खड़ा है वो योंजन नहीं हो सकता क्योंकि 1998 में तो योंजन बस 11 साल का ही था। अब मिंजू योंजन को और याद करने लगती है। इसके बाद घर वापस जाते समय जुनी उसी पार्सल को खोलती है जिसे किसी अनजान आदमी ने उसके लिए भेजा था और इसके अंदर जुनी को वही टेप रिकॉर्डर मिलता है जो कि इंजू ने मिंजू को साल 1998 में गिफ्ट किया था। साथ ही इसमें वो टेप भी होती है जो मिंजू ने सियोन को देने के लिए बचाई थी। लेकिन ये सारा सामान इतने समय बाद आखिर कौन है जो कि जुनी को भेज रहा है, ये कहानी में हम आगे जानेंगे। अब जुनी उसी टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है और उसमें गाना चल रहा होता है गैदर माय टीयर्स। जुनी वो गाना सुनते हुए यहीं पर सो जाती है। वहीं पास्ट में मिंजू अपने घर में जाती है जहाँ पर उसे सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर मिंजू डर जाती है और सोचने लगती है कि कहीं उसकी मॉम उसके भाई को लेकर यहाँ से भाग तो नहीं गई। उसे लगता है कि उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई है। इसीलिए मिंजू बाहर आती है और अपने मॉम और अपने भाई को ढूंढने लगती है। तभी रोड पर उसके सामने एक कार आ जाती है। मिंजू ये देखकर डर जाती है और ऐसा लगता है कि मिंजू का एक्सीडेंट हो गया और इसी दौरान एक ग्लिच आता है और पास्ट की मिंजू और फ्यूचर की जुनी आपस में जुड़ जाती हैं। फिर अगले सीन में हम मिंजू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। यहाँ पर सियोन उसके कानों में ईयरफोन्स लगाता है और उसे वही गाना सुनाने लगता है जो कि फ्यूचर में जुनी सुन रही थी। फिर इसके बाद मिंजू को होश आता है और वो सियोन को देखती है और उसे योंजन कहकर बुलाती है जिससे अब हमें पता चलता है कि जुनी की कॉन्शियसनेस अब मिंजू के शरीर में आ गई है और साथ ही जुनी को मिंजू की लाइफ के बारे में भी सब कुछ पता है। यही मिंजू की आत्मा अब एक अजीब सी जगह पर कैद हो गई होती है जहाँ से वो सारी चीजें देख पाती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती और अब जुनी का मिंजू के शरीर पर पूरा कंट्रोल होता है। अब जुनी सियोन को योंजन समझती है और उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। तभी इंजियो और सियोन जुनी को मिंजू कहकर बुलाते हैं और ये सुनकर जुनी हैरान रह जाती है। इसके बाद जुनी अपने आसपास देखती है और इंजियो से डेट पूछती है। इस पर इंजियो उसे बताता है कि ये साल 1998 चल रहा है। ये सुनकर जुनी पूरी तरह से हैरान रह जाती है। फिर जुनी को मिंजू की लाइफ की बातें भी याद आने लगती हैं। साथ ही जुनी को मिंजू की आवाज भी आती है लेकिन जुनी ये समझ नहीं पाती कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और वो सन 1998 में कैसे पहुंच गई। अब जुनी अपने घर यानी कि मिंजू के घर जाती है और अपने मॉम डैड पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। यहाँ मिंजू का ऐसा बिहेवियर देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि मिंजू हमेशा से एक शर्मीली लड़की थी और वो कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाती थी। लेकिन अब जुनी उसके अंदर आ चुकी है और अब जुनी का बिहेवियर मिंजू के साथ मिल चुका है। लेकिन सभी लोग सोच रहे होते हैं कि मिंजू अचानक से ऐसी कैसे हो गई। अब तभी जुनी यानी कि मिंजू की तबीयत दोबारा से खराब होने लगती है। फिर डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और सबको बताते हैं कि मिंजू के सर पर चोट लगने की वजह से शायद मिंजू ऐसा बिहेवियर कर रही है।
इसके बाद एनजीओ सियोन से बात करता है और सियोन से बोलता है कि जब तुमने मिंजू से कहा कि तुम उससे प्यार नहीं करते तो शायद उसे काफी बुरा लगा होगा। इसलिए अब एनजीओ मिंजू को खुश करने के लिए सियोन से कहता है कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। यही अब जुनही जो कि मिंजू के शरीर के अंदर है वो हॉस्पिटल से मिंजू के घर आती है। यहाँ वो मिंजू की एक डायरी को देखती है जिसके अंदर मिंजू ने अपनी जिंदगी के बारे में लिख रखा था। लेकिन अब क्योंकि जुनही और मिंजू की यादें मिल चुकी थी और जुनही को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मिंजू है या फिर जुनही। यहाँ जुनही को लग रहा होता है कि वो मिंजू है और उसे जो कुछ भी जुनही के बारे में पता है वो सब एक सपना था जो कि उसने हॉस्पिटल में देखा था। लेकिन यहाँ जब जुनही यानी कि मिंजू अपनी डायरी को देखती है तो उसे ये सब भी समझ नहीं आता कि उसने ये सारी बातें इस डायरी में कब लिखी। अब जुनही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर पुलिस मिंजू के घर आती है और वो जुनही को मिंजू समझकर उसे बताती है कि उस रात आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि आपको किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी और आप पर हमला किया गया था और तभी आपके सर पर चोट लगी थी। लेकिन जुनही को उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। फिर इसके बाद सियोन जुनही यानी कि मिंजू के लिए चिकन लाता है और उससे कहता है कि मैंने जो उस रात तुम्हारे बर्थडे पर तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो और मेरी बात की वजह से तुम इंजू से गुस्सा मत होना और बस हमारी दोस्त बनकर रहना। यहाँ जुनही जो कि अभी मिंजू के शरीर के अंदर है वो सियोन से कहती है कि जब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो अब हम दोस्त भी नहीं रह सकते। यहाँ मिंजू के बिल्कुल अलग तरह से बात करने से सियोन हैरान रह जाता है क्योंकि मिंजू काफी शर्मीली लड़की थी और वो किसी से भी ऐसे बात नहीं कर पाती थी। अब सियोन मिंजू से कहता है कि मुझे तुम अलग अलग क्यों लग रही हो। इस पर जुनही भी सियोन से बोलती है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी जिंदगी जी रही हूँ। यहाँ जुनही जो कि मिंजू के शरीर में है वो सियोन को बार बार योंजन कहकर बुला रही होती है क्योंकि जुनही सियोन को योंजन समझ रही थी। इस पर सियोन जुनही से पूछता है कि आखिर ये योंजन कौन है जिसका नाम लेकर तुम मुझे बार बार बुला रही हो। इस पर मिंजू अब सियोन से कहती है कि जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो तब से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बड़े सपने से बाहर आई हूँ। लेकिन मुझे वो सपना बिल्कुल हकीकत की तरह लग रहा था और साथ ही उस सपने में मेरा नाम मिंजू नहीं बल्कि जुनही था और तुम्हारा नाम सियोन नहीं बल्कि योंजन था। यहाँ अब जुनही सियोन को सब कुछ बता देती है कि वो कैसे सपने में योंजन से मिली थी और उसे योंजन से प्यार हो गया था। जुनही यानी कि मिंजू की इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि मिंजू अपनी असली जिंदगी को एक सपना समझ रही है। अब इसके बाद जुनही मिंजू की जिंदगी को जीने लगती है लेकिन उसका बिहेवियर मिंजू से बिल्कुल अलग होता है। इस तरफ इंग्यू की सुनने वाली मशीन कहीं खो जाती है इसलिए अब इंग्यू अपनी पुरानी मशीन को इस्तेमाल करने लगता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद इंग्यू और सियोन दोनों मिंजू से मिलने उसके घर पर जाते हैं। यहाँ मिंजू स्कूल नहीं जा रही थी क्योंकि मिंजू पर हमला करने वाला वो किलर अभी भी आजाद घूम रहा था और वो किलर कौन है ये कोई भी नहीं जानता। अब यहाँ जुनी यानी कि मिंजू सियोन और इंजू से कहती है कि हमें ही उस किलर को ढूंढना होगा। इसके बाद ये लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर मिंजू का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन यहाँ जुनी यानी कि मिंजू को उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और यहाँ पर सियोन और इंजू मिंजू को बताते हैं कि तुम हमें यहाँ पर नहीं मिली थी। वो लोग मिंजू को एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं जो कि उस जगह से काफी दूर थी और ये लोग कहते हैं कि तुम हमें यहाँ पर बेहोश मिली थी। मिंजू को समझ नहीं आता कि वो वहाँ से इतनी दूर यहाँ पर कैसे आ गई और उस रात जो भी हुआ था वो उसे याद क्यों नहीं है। ये लोग अब हमला करने वाले किलर का पता नहीं लगा पाते। फिर जुनी यानी कि मिंजू अपनी असली जिंदगी जिसे वो सपना समझ रही होती है वो उसके बारे में इंग्यू को भी बता देती है। लेकिन एज यूजुअल इंग्यू को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन फिर बातों ही बातों में इंग्यू भी जुनी यानी कि मिंजू से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ इंग्यू मिंजू को बताता है कि जब मैं तुम्हें देखा करता था जहाँ तुम स्कूल की छत पर खड़ी होकर अपने आप से बात किया करती थी तो तब मैं तुम्हारे लिप्स को रीड किया करता था और मुझे पता चला था कि तुम्हारी हालत भी बिल्कुल मेरी ही तरह है। तुम भी मेरी ही तरह बिल्कुल अकेली थी और कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता था। इंग्यू कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से समझ पाता था और मैं जानता था कि तुम पर क्या बीतती होगी क्योंकि वही सारी चीजें मेरे साथ भी हो रही थी। इंग्यू मिंजू से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जुनही जो कि मिंजू के शरीर में है वो इंग्यू की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। फिर कुछ दिनों बाद ये तीनों भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जुनही लगभग अपनी असली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल जाती है और मिंजू की जिंदगी को जीने लगती है। फिर एक दिन जुनही यानी कि मिंजू जब अपने अंकल की शॉप पर काम कर रही होती है तो तभी उसके पास पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो जुनही को इंग्यू की सुनने वाली मशीन दिखाते हैं और बोलते हैं कि हमें लगता है कि जिसने भी तुम पर हमला किया था ये मशीन जरूर उसी इंसान की है क्योंकि हमें ये उसी जगह मिली थी जहाँ पर तुम बेहोश पाई गई थी। जुनही उसे देखकर हैरान रह जाती है लेकिन वो पुलिस को ये बात नहीं बताती कि ये मशीन इंग्यू की है। कहानी वापस साल 2023 में आती है जहाँ हम जुनही को देखते हैं जो कि बस में गाना सुनते हुए सो रही थी। तभी उसके पास बस का कंडक्टर आता है और उसे जगा देता है और जुनही मिंजू के शरीर से वापस अपनी असली जिंदगी में आ जाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जुनही कंडक्टर से डेट पूछती है। इस पर वो बताता है कि ये साल 2023 चल रहा है। अब जुनही ये समझ नहीं पाती कि वो आखिर मिंजू से अचानक से जुनही वापस कैसे बन गई। जुनही सोचती है कि शायद वो कोई सपना देख रही थी। यही हम योंजन को देखते हैं जो कि बिल्कुल सियोन की तरह लग रहा होता है और वो जुनही को छुपकर देख रहा था। अब इसके बाद जुनही अपने घर में आती है और उन्हीं मैसेजेस को देखने लगती है जो कि वो योंजन के नंबर पर भेजा करती थी। लेकिन आज जुनही देखती है कि उन मैसेजेस को किसी ने सीन कर लिया है। ये देखकर जुनही योंजन को कॉल करने लगती है और इस बार योंजन कॉल उठा लेता है लेकिन वो जुनही से बात नहीं करता। यहाँ पर योंजन मिंजू के अंकल के साथ होता है और हमें पता चलता है कि मिंजू के अंकल चिवोन भी इस सब के बारे में